नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं और मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। और आज की जो चर्चा का विषय यही है कि 2024 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, जो कुछ महीने के बाद है, जिसके लिए बीजेपी और तमाम जो सत्ता में पार्टियां बैठी हैं उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। तो क्या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के जो नेता हैं, उनकी 2024 को लेकर के क्या तैयारियां हैं? पटना में जो विपक्ष के लोगों ने रैली मीटिंग की है और उसमें जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने एक तरीके से उसको इग्नोर किया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया, वो शामिल नहीं हुई हैं, तो क्या बिना बसपा के विपक्ष तैयार हो सकता है, या बिखराव के कारण जो बिखराव विपक्ष में दिख रहा है वो मोदी को हरा सकते हैं 2024 के चुनाव में? माननीय मंत्री जी, यही बड़ा सवाल है कि 2024 में बहुजन समाज की दशा और दिशा क्या होगी? क्या आपसी बिखराव के कारण मोदी सरकार, बीजेपी और संघ की सरकार रिपीट करेगी, या सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कहीं ना कहीं रोकने का काम करेंगे? विपक्ष बिखरा हुआ है और जो विपक्ष इकट्ठा होने का स्वांग कर रहा है तो वह मुद्दा विहीन है। इस देश में लंबे समय से कोशिश चल रही थी कि इस देश की जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है तो वो देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है। न केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक है, बल्कि मानवता के लिए और सवर्ण समाज के लिए भी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था आज के दौर में लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। उसको बदलकर संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का एक बड़ा गोल है समाज के सामने, और मानवर काशीराम जी ने उस गोल को स्टैंड किया। इस समय सारे राजनीतिक दल इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यथास्थितिवादी ताकतों की पिछलग्गू और गुलाम हो गई हैं, और इसलिए और कांग्रेस पार्टी तो यथास्थितिवाद की जनरेटर है और शोषणकारी ताकतों की वो भी एक स्तंभ है। और इसलिए देश में न केवल विपक्ष बिखरा हुआ है बल्कि मुद्दा विहीन है। आवश्यकता है इस देश में परिवर्तनकारी सामाजिक व्यवस्था स्थापना के लिए। जो हमारे दुख का, बहुजन समाज के दुख का कारण है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई वर्ण व्यवस्था जनित सामाजिक व्यवस्था को बदला जाए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो, संविधान के अनुच्छेद प्रियम्बल। तो इस दिशा में कोई ठोस प्रयास कोई नेता करता दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, और मैं भयभीत नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता नज़र आती है कि हाँ, मोदी, जो आपने कहा कि मोदी रिपीट करने जा रहे हैं, तो 2024 में तो मोदी रिपीट करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी रिपीट करने जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या मजबूरी है बहुजन समाज के तमाम नेताओं की, SC ST OBC समाज के नेताओं की, जिसको 85% समाज कहा जाता है? समाज पिट रहा है, समाज के साथ रोज़ शोषण, अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी जो समाज के नेता हैं, जिनको समाज देख रहा है बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से, वो एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? ये तथाकथित नेता इंक्लूडिंग मैं, दद्दू प्रसाद, एक मंच पे भी आ जाएं तो ये जो मुद्दे खो चुके हैं, धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी वह धनवानों के काम आएगी, आम जनता के हित में कोई बदलाव नहीं लाएगी। इसलिए मानवर काशीराम जी ने एक नई नीति समाज को दिया, निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी अनिवार्य रूप से वो निर्धनों के और दुखी पीड़ित जनों के काम आएगी, और एक बदलाव के स्तंभ बना करके उन्होंने देश के सामने पेश किया। एक लोक कल्याणकारी सरकार का भी उन्होंने मुख्यमंत्री के कान पकड़कर, और वो सरकार लोक कल्याणकारी सरकार चलाने का काम मानवर काशीराम जी ने किया। पर मानवर काशीराम जी के हाथ जैसे ही मुख्यमंत्री के कान से फिसल गए, वो कान उमेटने लायक नहीं रहे,
और फिर उनको मृत्यु के गाल में समाना पड़ा। तो वो सरकार का भी नज़ारा हमने देखा है। 2007 से 12 उत्तर प्रदेश में चली, 2012 से 17 भी चली एक सरकार, जो कह सकते हैं कि वो पिछड़ों की सरकार थी। तो उसका भी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। तो देखिए, इस देश में हमें आवश्यकता है सामाजिक बदलाव की, और सामाजिक बदलाव जो वर्ण व्यवस्था को तहस नहस कर दे और संविधान की व्यवस्था स्थापित करे, उस दिशा में जब तक एजेंडा नहीं तय करेंगे, ये सभी इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग हैं। और ये हमारी बहन मायावती वर्ण व्यवस्था की समर्थक ना भी हो तो वर्ण व्यवस्था से डरी हुई हैं, भयभीत हैं सीबीआई और ईडी से। और सीबीआई और ईडी से डरे होने के कारण वो एजेंडे पर काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जब वो उस एजेंडे पे काम नहीं करती हैं तो जगाए गए, चेतना पैदा किए गए, इकट्ठा किए गए और ना बिकने वाले वोटों को बोरे में भर के बेचना है। तो वोट बेचने का काम कर रही हैं। तो वोट बेचने से भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। बहुजनों के वोटों को गोलबंद करना होगा और बेचने से रोकना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। पर अभी जिनके हाथ में गेंद है, हम भी तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2027 में जो काम 2024 में ना हो सके तो वो 2027 में उसकी शुरुआत हो और वो काम 2029 में कामयाब होते नजर आए। देखिए, दीर्घकालीन कार्य योजना पर काम करना होगा। जब शॉर्टकालीन कार्य योजना पर काम होते ना दिखाई दे तो दीर्घकालीन कार्य योजना के लिए रणनीति बनानी चाहिए और मैं इसका पक्षधर हूँ। आपने कहा कि वोटों को गोलबंद करना पड़ेगा, बिखरने से रोकना पड़ेगा, बिकने से रोकना पड़ेगा। हाँ, बिकने से बिखरने से रोकना पड़ेगा। दो बड़े राजनीतिक दल हैं, एक तो बहुजन समाज पार्टी, दलितों की सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी हैं, दूसरी तरफ विपक्षी तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी। दोनों ही बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, दोनों ही संकुचित मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि जब तक सारे लोग एक जगह नहीं आएंगे और एक जगह बैठ करके कुछ कॉमन एजेंडा नहीं बनेगा तो फिर चाहे तो बसपा हो या कांग्रेस हो या अन्य और राजनीतिक दल हो, वो मोदी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। नहीं, मैं इनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं इनका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना इनका पैरोकार हूँ, और ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना आप एक बहुजन एक्टिविस्ट हैं, चिंतक हैं, और अगर आप ही के सामने आप काशीराम साहब के चेला हैं, या आप कहते हैं कि मैं काशीराम साहब का चेला हूँ। काशीराम साहब की विचारधारा वाली राजनीति 85% 15 बनाम 85% वाली राजनीति बिखर रही है, टुकड़े टुकड़े हो गए, बर्बाद होने के कागार पर है। तो दद्दू प्रसाद जी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमें खुद करना होगा और उसके लिए हमें अपने को आपको तैयार करने के लिए वक्त की आवश्यकता है और एक जन विश्वास जीतने की आवश्यकता। हम उस काम में लगे हुए हैं। हमने कुछ प्रयोग किए थे, चंद्रशेखर को परवरिश दी जाए, मेश्राम को मजबूत किया जाए, और उन दोनों कोशिशों में हम 15-15 महीने इनकी परवरिश देने के बाद हम अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। इसलिए अब हम एक नए तरीके से मानवर कांशीराम जी के जो बिखरे हुए चेले हैं और जो यूथ है, यूथ को काडर बेस तैयार किया जाए और उसको धैर्य मुख्य गोल है इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए, एक समान शिक्षा के लिए, सभी को रोज़गार के लिए। जो बेरोज़गारी का आलम है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार जनरेट नहीं हो रहे हैं, रोज़गार जनरेट हो रहे हैं, पर सभी रोज़गार के अवसरों पर एक ही वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। एक घर में 5 आदमी हैं, पांचों के पास रोजगार है और वो काम करते करते तनाव के शिकार हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। तो कुछ परिवारों में तो ये हालत है और कुछ परिवारों में ये हालत है, लाखों करोड़ों परिवारों में, कि उनके हाथ में काम नहीं है, वो भूखों मर रहे हैं। इसलिए जिनके हाथ में काम है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और एक नौकरी नहीं, वो 2-2 नौकरी शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। एक जगह एक ऑफिस में जाते हैं 8 घंटे, फिर 8 घंटे दूसरी जगह जाते हैं। तो ये हालत है। और इसके कई बेसिक, देखिए, एजुकेशन
ये डिफरेंट एजुकेशन बंद होनी चाहिए। एक समान शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और कम से कम अप टू ग्रेजुएशन तक वन नेशन वन एजुकेशन को लिए सरकार को कदम उठाने के लिए। पर निश्चित रूप से जो आपने कहा कि आप मानवर काशीराम जी का चेला होने के नाते आपकी क्या भूमिका है, तो मुझे अभी 2024 के लिए, चूँकि देखिए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बड़ा केयर टेकर, व्यवस्थापक, संरक्षण करता वो आरएसएस है और ये लोग आरएसएस से डरे हुए लोग हैं। गुजरात में राहुल गांधी मंदिरों जाकर के वोट मांगता है, इससे क्या सबक मिलता है कि वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर, वह अभी नैमिषारण्य में 151 कुंडीय महायज्ञ हुआ और जो अभी अखिलेश यादव अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं शूद्र हूँ, हम कौन हैं, हाउस में पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे? योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे थे। बड़ी शर्मिंदगी वाला सवाल है। योगी आदित्यनाथ को क्या कॉपीराइट है कि अखिलेश यादव को बताए कि वो कौन है? पर वो पूछ रहे थे और पीड़ा से भरे हुए थे कि हमारा अपमान हुआ, और वो जा कर के पुनः मूसको भवा, पुनः शरणागत हो गए हैं। तो अपमान होने के बावजूद ही तो पिता की मृत्यु के बाद में उन्होंने सारे काम उसी काम से किए। ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज देना, ये सारी चीजें इस बात का सबूत हैं कि ये आरएसएस से, वो हिंदुत्व की सामाजिक व्यवस्था के बड़े ठेकेदार, बड़े संरक्षणकर्ता आरएसएस से डरे हुए लोग हैं। आरएसएस के हाथ में आज ईडी है, आज सीबीआई है, आरएसएस के हाथ में इनकम टैक्स है, और इसलिए ये डरे होने के कारण, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में ही सचेत किया कि परिवर्तन के लिए चरित्रवान शीलवान लीडरशिप चाहिए। चरित्रहीन शील विहीन लीडरशिप परिवर्तन के एजेंडे पर काम नहीं कर सकती है। यही हमें साफ तौर से है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, देश भर में लाखों फैले लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, कि अगर देश की व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखना है तो चरित्रहीन शील विहीन लीडरशिप उपयोगी है। क्योंकि अन्यायी, जुल्म, जालिम वर्ग के लीडरशिप, चरित्रहीन लोगों के, लुच्चे लफंगों की लीडरशिप व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने में मददगार साबित होगी। पर अगर इस देश की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बदलना है तो चरित्रवान शीलवान लीडरशिप की ज़रूरत है। ये जितने भोथरे चेहरे और नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी परिवर्तन की राजनीति में कारगर साबित नहीं होंगे। तो हमें 2024 की बजाय 2027 और 2029 के एजेंडे के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना पर काम, हड़बड़ी में आप फाउंडेशन ही परिवर्तन की नहीं डाल पा रहे हैं। आवश्यकता तो आज, जब बहन मायावती की खलनायकी के कारण सब कुछ उखड़ गया है, तितर बितर हो गया है, एक देश भर का एक बड़ा कारवां सामाजिक बदलाव के लिए, बहुजन समाज पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार किया गया आंदोलन था। पर बहन मायावती ने जब वो सारा कुछ तहस नहस कर दिया, तो अब आवश्यकता है कि स्मूथली, धैर्यवान तरीके से फाउंडेशन निर्माण के लिए काम किया जाए। फाउंडेशन निर्माण के चक्कर में न लग करके आप सरकारें बनाने बिगाड़ने के चक्कर में लगते हैं, फाउंडेशन निर्माण से चूक जाते हैं। जो आप करने लायक हैं, जो आप करने लायक हैं, वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, और जो काम आपके बस का नहीं है, भाजपा को हराना आपके बस का नहीं है, जब आप बिखर चुके हैं, तो आपको फाउंडेशन निर्माण के लिए पुनः जन विश्वास अर्जित करने के लिए जनता की अदालत में जाना होगा, जनता के बीच जाना होगा, और छोटे साधनों से जाना होगा। आप बड़े साधनों का उपयोग करके, फार्चूनर गाड़ियों से, स्कॉर्पियो गाड़ियों से, और आप जाएंगे तो निश्चित रूप से जन विश्वास अर्जित नहीं। आप उनके लेवल पर जाएंगे, पदयात्रा करके जाएं, साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा करके जाएं, तो निश्चित रूप से एक लेवल पर, उनके लेवल पर जा करके, और निश्चित रूप से उस दिशा में लोगों को लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं और ये हमारे जैसे लोग हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि देश भर में जो फैले हुए एक्टिविस्ट हैं,
वो यूट्यूबर बनने के लिए जो लड़ रहे हैं वो आंदोलन को नहीं काम है। उनको यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूब पैसा दे रहा है, कमाएं अपना, पर वो केवल दिखावा करें कि नहीं हम आंदोलनकारी हैं। भाई यूट्यूब से जिनको पैसे आ रहा है कोई बुरी बात नहीं, कोई अपराध नहीं है, वो कमाए पैसे यूट्यूब से, पर वो आंदोलनकारी बनने का स्वांग ना रचें। वो हमारे समाज को जगा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं अच्छे, हम उनके धन्यवाद, पर हमें चाहिए चरित्रवान, शीलवान और लीडरशिप, करेक्टरफुल लीडरशिप ही देश में बदलाव के लिए पहल कर सकती है। तो आप दद्दू प्रसाद जी थे और साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि वर्तमान हालातों में 2024 में मोदी को हटाना नामुमकिन है, लिहाजा 2027 और 29 की तैयारी के लिए बहुजन समाज के तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को और जो काशीराम साहब के चेले उनको एक मंच पे आना चाहिए। 2024 के लिए ताकत नहीं लगानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुत बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी में आज जिस हाशिए पर है उसके लिए बहन कुमारी मायावती का जो खलनायकी पन है वो जिम्मेदार है। हालांकि बड़ा कठिन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं यही कहूँगा कि जो यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर हूँ, उन्होंने मेरे लिए भी कहा कि जो यूट्यूबर हैं वो यूट्यूबर हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो नेता बनने की कोशिश ना करो। अगर नेता बनना है तो फिर यूट्यूब का काम छोड़िए, नेता